नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट में बिहार के मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। आज पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर और माधव आनंद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बजट के नाम पर बिहार को सिर्फ झुनझुना पकड़ाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा, केंद्र सरकार बिहार की भलाई नहीं चाहती है। सरकार की मंशा है कि बिहार के लोग मजदूर बनकर गुजरात और महाराष्ट्र में काम करें। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार के विकास के लिए जरूरी परियोजनाओं की अनदेखी की गई है। प्रवक्ता माधव आनंद ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, न तो लीची उद्योग पर कोई चर्चा हुई और न ही केले के उत्पादन को लेकर कोई योजना सामने आई। बजट में बिहार वासियों के साथ धोखा किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि केंद्र सरकार बिहार के कृषि और उद्योग क्षेत्र के लिए ठोस योजनाएं लेकर आए ताकि राज्य का सर्वांगीण विकास हो सके। 313 कोल्ड स्टोरेज हैं। हम उसके आगे भी जाते हैं। बिहार में कई योजना लौट जाती हैं भारत सरकार का सिर्फ इसलिए कि राज्य सरकार का अंशदान बढ़ा दिया गया है। पिछली बार सरकार के आंकड़े आए हैं कि लगभग 20,000 करोड़ अंशदान राज्य सरकार को देना था और इस बार आ गया कि 30,000 करोड़ रुपया अंशदान देना है, जिसके वजह से कई केंद्रीय परियोजना लौट जाता है और पूरा नहीं होता है, अधूरा रह जाता है। दूसरी ओर सरकार की 4 योजना बहुत घोषित है, जिसमें एक बोले हैं दरभंगा एम्स, पटना मेट्रो। 2019 में 4 राज्यों में अलग अलग मेट्रो की शुरुआत की गई, लेकिन उसमें 3 राज्य चल रहा है, बिहार उसमें बाकी है। हम कोसी पुल परियोजना जो 2015 में ही प्रधानमंत्री घोषणा किए थे, जिसमें आज भीमनगर मधेपुरा के भिलाई को जोड़ने वाला सीधे पटना से आसान हो जाएगा, उसकी हालात क्या है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से हम लोग जमुना एक्सप्रेस वे की बात करते थे, उस प्रकार से प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे कि बिहार में गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा। ये घोषणा किए थे आज से 5 साल पहले। आज तक सर्वे हुआ है, लेकिन भूमि अधिग्रहण 1 एकड़ तक नहीं किया गया है। तो घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन थोड़ा क्रियान्वयन तो करें। धरातल पर उतारे, धरातल पर कैसे उतरेगा जब मात्र कि आप पिछले साल के बजट के अलावा आप 100 करोड़ रुपया मात्र बजट बढ़ाते हैं। 100 करोड़ रुपया में तो आप देखते हैं बड़े लोगों का घर बनता है कि क्या 2024-25 और 25-26 में 100 करोड़ रुपया बढ़ाकर क्या बिहार की बेइज्जती की है या अपमानित किए हैं। हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारा वोटर बढ़ रहा है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आपने महाराष्ट्र में देखा कि 70 लाख वोटर बढ़ गया और रुपया कितना बढ़ रहा है, तो 100 करोड़ रुपया मात्र। इन्हीं विषयों पे आपको हम आमंत्रित किए थे। कई विषयों पर हमारे साथी आनंद माधव जी बात करेंगे, लेकिन बाकी बजट के विषय पर हम बाद में आगे भी बात करेंगे। आज चिराग पासवान जी हैं, उनसे पहले आदरणीय रामविलास जी भी थे। उस समय से भी उन लोगों का सोच और सपना है, लेकिन दोनों तो मोदी जी की सरकार में थे, तीनों तो मोदी जी की सरकार में थे, क्रियान्वयन क्यों नहीं हुए। तो ये लोग आते हैं, सपना दिखाते हैं, स्थापित इसलिए नहीं कर पाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि बिहार के लोग जहां ज्ञान का भंडार था वहां मजदूर के भंडार बना के रखे, ताकि यहाँ के लोग मजदूरी करने गुजरात और महाराष्ट्र जाएं। अगर प्रधानमंत्री चाहते तो उसी अडानी और अंबानी जी का इन्वेस्टमेंट गुजरात में और महाराष्ट्र में कराते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं कराते हैं। क्योंकि उन्होंने बिहार को लेबर का फैक्ट्री समझा है। तब जब सबको पता है कि बिहार यहाँ ज्ञान की फैक्ट्री थी, तो प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण बिहार से पलायन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इस सब भारत सरकार के नीतियों के कारण हो रहा है कि बिहार पिछड़ा था, पिछड़ा रहे। यह प्रधानमंत्री जी की सोच है। जो IIT है वहाँ के 36% बच्चों को रोजगार नहीं मिला, वो बेरोजगार रह गए, उनकी भर्ती नहीं हुई। IIT बनाई बहुत अच्छी बात है, हर शहर में बनाए, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक ये है उनके रोजगार को हम सुनिश्चित करें।
उनको हम नौकरी पहले दें, ये बहुत जरूरी है। दरभंगा में जो एम्स बनने वाला था उसकी क्या स्थिति है हम लोग सब जानते हैं। जमीन अभी कुछ दिन पहले उनको मिला है और अभी घोषणा किया कि 10 और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और ये सारी चीजें बनेंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी देने की बात हुई थी, ये पिछले कई वर्षों से हो रही है। जब रामविलास जी भी फूड मिनिस्टर थे यहाँ पे, फूड एंड सप्लाई थे, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की थी, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। पेट्रोलियम गैस की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि इसका काम शुरू हुआ है, पूरे राज्य में करने की बात हो रही है, लेकिन पटना में भी पूरे मोहल्ले में अभी पाइप गैस जो नहीं लग पाया है। तो कथनी और करनी में जो फर्क है ये देखेंगे अगर हम, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार के लिए जो आवंटित राशि है उसकी गति इतनी धीमी है, जिसके कारण ये सारी चीजें होती है। और दूसरी बात, कहते कुछ है, देते कुछ है और हम खर्च भी कुछ और करते हैं। मतलब जो हमारे पास राशियां हैं जो बनने की चर्चा है, हमको लगता है कि 10 साल से या 15 साल में कहीं होने क्या होगा, तब से इसकी चर्चा है। लेकिन आज तक जो स्थिति बनी हुई है, अब हो जाएगा, अभी जमीन अप्रूव हो गया, ये हो गया, गति इतनी धीमी है। इसके अलावा आपने इसकी बात की, पूर्णिया की बात की, आपने भागलपुर एयरपोर्ट की बात की थी। शाहनवाज जो हमारे पहले मंत्री थे, उड्डयन मंत्री भी थे, उन्होंने कहा था कि अब भागलपुर से भी हवाई अड्डा खुलेगा, लेकिन आज तक वो सपना सच नहीं हुआ। भागलपुर के लोग, भागलपुर एक ऐसा शहर है जहाँ से कि उद्योग की भी बात होती है, बुनकर है वहाँ पे, वो बेचारे उनका जो एक्सपोर्ट उस ढंग से नहीं हो पाता है, व्यापारी कई हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो वहाँ पर एयरपोर्ट अभी तक नहीं दिखे, न पूर्णिया में न वहाँ अभी है, और इसके अलावा अभी राजगीर और कई की बात कर रहे हैं। तो कहना आसान है लेकिन आप कर नहीं पाते। सबसे बड़ी बात है कि बार बार इस बात को आप कहते हैं लैंडलॉक स्टेट, तो लैंडलॉक स्टेट को और भी कई है जो उनका डेवलपमेंट आप देखिए, हरियाणा का डेवलपमेंट आप देखिए कि वहाँ की किस गति से वहाँ पे प्रगति हो रही है। तो हम लोगों का संक्षेप में ये कहना है कि बजट तभी कारगर होगा जब उसका आवंटन के साथ साथ क्रियान्वयन भी सही हो। अगर हम एक तो पहले बजट की घोषणा भी, उस पर डिटेलिंग नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि आपने बजट की बात करते हैं, इस पर डिटेलिंग नहीं है कि कितना पैसा कब कब कहाँ कैसे देंगे, ये कर दिया कि हम ये करेंगे, तो वैसे तो होगा नहीं। जनता को आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं, क्योंकि जुमले की बात जो हम लोग करते हैं वो आज भी पूरे बजट में सिर्फ जुमला ही जुमला दिखेगा, धरातल पे अभी तक नहीं आया है, ना आने की संभावना है। धन्यवाद। 313 कोल्ड स्टोरेज हैं। हम उसके आगे भी जाते हैं, बिहार में कई योजना लौट जाती हैं भारत सरकार का सिर्फ इसलिए कि राज्य सरकार का अंशदान बढ़ा दिया गया है। पिछली बार सरकार के आंकड़े आए हैं कि लगभग 20,000 करोड़ अंशदान राज्य सरकार को देना था, और इस बार आ गया कि 30,000 करोड़ रुपया अंशदान देना है, जिसके वजह से कई केंद्रीय परियोजना लौट जाता है और पूरा नहीं होता है, अधूरा रह जाता है। दूसरी ओर सरकार की 4 योजना बहुत घोषित है, जिसमें बोले हैं दरभंगा एम्स, पटना मेट्रो। 2019 में 4 राज्यों में अलग अलग मेट्रो की शुरुआत की गई, लेकिन उसमें 3 राज्य चल रहा है, बिहार उसमें बाकी है। हम कोसी पुल परियोजना जो 2015 में ही प्रधानमंत्री घोषणा किए थे, जिसमें आज भीमनगर मधेपुरा के भिलाई को जोड़ने वाला सीधे पटना से आसान हो जाएगा, उसकी हालात क्या है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से हम लोग जमुना एक्सप्रेस वे की बात करते थे, उस प्रकार से प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे कि बिहार में गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा। ये घोषणा किए थे आज से 5 साल पहले। आज तक सर्वे हुआ है, लेकिन भूमि अधिग्रहण 1 एकड़ तक नहीं किया गया है। तो घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन थोड़ा क्रियान्वयन तो करें, धरातल पर उतारे। धरातल पर कैसे उतरेगा जब मात्र कि आप पिछले साल के बजट के अलावा आप 100 करोड़ रुपया मात्र बजट बढ़ाते हैं। 100 करोड़ रुपया में तो आप देखते हैं बड़े लोगों का घर बनता है कि क्या 2024-25 और 25-26
में 100 करोड़ रुपया बढ़ाकर क्या बिहार की वो बेइज्जती की है या अपमानित किए हैं? हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारा वोटर बढ़ रहा है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आपने महाराष्ट्र में देखा कि 70 लाख वोटर बढ़ गया और रुपया कितना बढ़ रहा है? तो 100 करोड़ रुपया मात्र। इन्हीं विषयों पे आपको हम आमंत्रित किए थे। कई विषयों पर आप हमारे साथी आनंद माधव जी बात करेंगे, लेकिन बाकी बजट के विषय पर हम बाद में आगे भी बात करेंगे। जो आईआईटी है वहाँ के 36% बच्चों को रोजगार नहीं मिला, वो बेरोजगार रह गए, उनकी भर्ती नहीं हुई। आईआईटी बनाई बहुत अच्छी बात है, हर शहर में बनाई, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक ये है उनके रोजगार को हम सुनिश्चित करें, उनको हम नौकरी पहले दें, ये बहुत जरूरी है। दरभंगा में जो एम्स बनने वाला था उसकी क्या स्थिति है हम लोग सब जानते हैं। जमीन अभी कुछ दिन पहले उसको मिला है और अभी घोषणा किया कि 10 और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और सारी चीजें बनेंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी देने की बात हुई थी, ये पिछले कई वर्षों से हो रही है। जब रामविलास जी भी फूड मिनिस्टर थे यहाँ पे, फूड एंड सप्लाई थे, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की थी, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। पेट्रोलियम गैस की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि इसका काम शुरू हुआ है, पूरे राज्य में करने की बात हो रही है, लेकिन पटना में भी पूरे मोहल्ले में अभी पाइप गैस जो नहीं लग पाया है। तो कथनी और करनी में जो फर्क है ये देखेंगे अगर हम, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार के लिए जो आवंटित राशि है उसकी गति इतनी धीमी है, जिसके कारण ये सारी चीजें होती है। और दूसरी बात, कहते कुछ है, देते कुछ है, और हम खर्च भी कुछ और करते हैं। मतलब जो हमारे पास राशियां हैं, जो कई लोगों ने तो बिहार का बजट ही बचा दिया, लेकिन सच्चाई अगर हम देखते हैं तो वो कोसों दूर है। आईटी पार्क की बात हुई है, आज से ठीक 10 साल पहले आईटी टावर और आईटी पार्क बनाने की बात हुई थी। और आप सब लोगों ने जो भी यहाँ प्रिंट मीडिया से आए हैं, उन लोगों ने इसको बहुत प्रमुखता से छापा था कि डाक बंगला चौराहे के पास जो स्कूल इंस्पेक्टर्स का जो ऑफिस है, वहाँ पे आईटी पार्क और आईटी हब बनेगा। क्या हुआ 10 साल में? हम लोग उसको देखा और आज भी वही स्थिति है। इस बार भी घोषणा हुई है, देखते हैं कब तक क्या क्या होगा। सच्चाई ये है कि पूरे विश्व में 25 से 30% हमारे आईटी के एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, वो बिहार से ही वहाँ की आपूर्ति होती है। जो हमारे यहाँ के इंजीनियर्स हैं वो लोग वहाँ जा रहे हैं, या टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन बिहार में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जैसे हैदराबाद में है या कर्नाटक में है, जहाँ आईटी हब और आईटी पार्क बना हुआ है, शहरी डेवलप इस तरह से हुआ है, लोग जाके वहाँ नौकरी कर रहे हैं। अगर यहाँ बनेगा तो बिहार में 5 से 10 लाख लोगों को तुरंत वहाँ पे रोजगार मिल सकता है, लेकिन सरकार इस संदर्भ में गंभीर नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, शिक्षा की बात अगर करें तो किसी से नहीं छिपा हुआ है कि हम लोग नीति आयोग की जो भारत सरकार की एक शाखा है, उसने भी जो रिपोर्ट निकाला उसमें बताया कि कई राज्यों का जब सर्वे किया गया तो उसमें ये सबसे निचले पायदान पे बिहार, फिर भी यहाँ के लोगों को न शर्म है न इस दिशा में कोई हम काम कर रहे हैं। जब तक हम बुनियादी समस्याओं को ठीक नहीं करेंगे, एक छोटा सा डेटा हम यहाँ की एजुकेशन के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में पास हुआ था, 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके हिसाब से पार्लियामेंट में जवाब दिया था मंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने, कि वो उन्होंने आचार्य मिनिस्टर उन्होंने जवाब दिया था कि 11% मात्र उपलब्धि है बिहार की। मतलब ये हुआ कि अगर हमको 100% उपलब्धि करनी है तो हमको अभी 90 साल और चाहिए, तब हम 100% आरटी के पास पहुंच सकते हैं। आप समझ लीजिए स्थिति हमारे यहाँ शिक्षा की क्या है। 15 साल से ज्यादा उम्र के यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 67.3% है। 81% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। बिहार में शिक्षा के छात्रों का अनुपात भी सही नहीं है। राष्ट्रीय अनुपात 18:1 है, 18:1 है, और हमारे यहाँ 55:1 है। आप समझ सकते हैं क्या क्या है। बिहार में सिर्फ 17% बच्चे जो है वो उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
और इसके अलावा कई शिक्षा के और कई मुद्दे हैं जो कि आप खुद भी जानते हैं, इसको बता सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें अब IIT की बात आती है, जब घोषणा किया गया कि IIT पटना में हम सीटों को बढ़ाएंगे,